जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आवी सर क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वर्ण विचार के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था भाषा क्या होता है, व्याकरण क्या होता है, बोली क्या होता है, भाषा और बोली में क्या अंतर होता है। इसकी जानकारी मैंने आपको बहुत ही विस्तार से पूरी डिटेल्स में मैंने आपको दिया था। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर के इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है वर्ण विचार। हम लोग समझने वाले हैं वर्ण विचार। वर्ण विचार, वर्ण विचार हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि वर्ण विचार में हम लोग पढ़ते क्या है। तो वर्ण विचार में हम लोग पढ़ते हैं वर्णों के बारे में। वर्ण क्या होता है, वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग अच्छे से और काफी सुंदर तरीके से समझने वाले हैं। तो आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए और हर एक पॉइंट को अच्छे से नोट कीजिए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे वर्ण क्या होता है। वर्ण के बारे में हम लोग समझेंगे। वर्ण क्या होता है? तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। जिसका खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं उसे वर्ण कहा जाता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लिखते हैं अ लिखते हैं तो अ को हम तोड़ नहीं सकते हैं। आ लिखते हैं आ, तो आ को भी हम नहीं तोड़ सकते हैं। ठीक है। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं क, ठीक है, तो यहाँ ये आधा क है, इसको हम इससे ज्यादा तोड़ नहीं सकते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं ख और यहाँ पे हलंत दे देते हैं, ग हो गया, यहाँ पे हलंत दे देते हैं, घ हो गया। ठीक है, ये तो ये टूट नहीं सकता। ये क हो गया, ये और ये इसको हम तोड़ नहीं सकते क्योंकि यह क्या होता है, एक मूल ध्वनि होता है ना। जब इसमें अ मिल जाता है, अगर हम क में यहाँ पे अ मिला देते हैं तो ये हमारा हो जाता है क, ये क हो जाता है। यानी अब इसको हम अच्छे से उच्चारण कर सकते हैं कि ये क कहलाएगा, लेकिन हम इसको क नहीं कह सकते। एक तो ये क्या होता है, एक तरह का मूल ध्वनि होता है और जब तक इसमें अ नहीं मिलता है तब तक हम इसका उच्चारण भी नहीं कर सकते हैं। आई बात समझ में? अब हम देखते हैं आगे कि ये जो वर्ण होते हैं, वर्ण कितने तरह के होते हैं। ठीक है, तो ये जो वर्ण होते हैं ना, वर्ण को हम लोग दो भागों में बांटेंगे। एक मिनट, थोड़ा सा इसको हम आगे रब कर दें। वर्ण जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं? तो वर्ण जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। वर्ण कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। पहला होता है यहाँ पे, पहला जो होता है यहाँ पे हम लिख देते हैं पहले, वर्ण के प्रकार। वर्ण के प्रकार। तो वर्ण कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। पहला होता है स्वर वर्ण, स्वर वर्ण, और दूसरा होता है व्यंजन, व्यंजन वर्ण। पहला स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। ठीक है, हम लोग सबसे पहले समझते हैं स्वर वर्ण के बारे में। स्वर वर्ण किसे कहते हैं, स्वर वर्ण किसे कहा जाता है, आइए हम लोग समझते हैं। तो जिस वर्ण का उच्चारण, जिस वर्ण का उच्चारण स्वतः होता है उसे स्वर्ण वर्ण कहा जाता है। स्वर्ण नहीं, माफ करिएगा, स्वर वर्ण कहा जाता है। जिसका उच्चारण स्वयं होता है उसे क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे आप देख लो यहाँ पे अ हो गया, ठीक है, आ हो गया, है ना, छोटी ई, है ना, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, है, ए, ओ, है ना, ए, ओ, अन। ठीक है, अब आप देखो यहां पर इसका जब उच्चारण करते हैं तो इसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। आप बोल के देखो, बोलते हो ओ, आ, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, ए, ओ, अन, अ। यानी हम बोलते हैं इसे तो अंदर से गर्म वायु निकलती है, यानी जो प्राण वायु होती है वो अंदर से निकल रही है। इसको उच्चारण करने में ओष्ठ हो गया, दांत हो गया, जीभ हो गया, कंठ हो गया, ये कहीं भी पूरी तरह से स्पर्श नहीं करता है।
और ये एकदम अंदर से निकलता है। तो इसको हम ऐसे भी प्रूफ कर सकते हैं कि जब हम लोग स्वर वर्ण का उच्चारण करते हैं तो इसका उच्चारण के लिए हम लोग अंदर से हवा लेते हैं। जब इसका उच्चारण करते हैं तो अंदर से हवा लेते हैं, किसी की सहायता इसमें नहीं ली जाती है, इसलिए इसे कहा जाता है कि यह क्या है, स्वर वर्ण है। अब आगे हम लोग समझते हैं स्वर वर्ण के प्रकार। स्वर वर्ण के प्रकार, तो इसको हम लोग दो भाग में बांटते हैं। स्वर वर्ण होता है ना, स्वर वर्ण को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं, स्वर वर्ण के प्रकार। तो इसे हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला जो होता है वो होता है ह्रस्व स्वर वर्ण, ठीक है। और दूसरा होता है दीर्घ स्वर वर्ण, दीर्घ स्वर वर्ण। अब ये ह्रस्व स्वर वर्ण क्या होता है, जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, जैसे कि अ बोलते हैं, अ हो गया, छोटी ई हो गया, है ना, छोटा ऊ हो गया, ये क्या होता है हमारा ह्रस्व स्वर वर्ण। क्या होता है, ह्रस्व स्वर वर्ण होता है। इसमें री भी आता है, ठीक है, यहाँ पे री। तो आप इसको बोल के देखो, बोलते अ, कितना समय लगता है, बहुत कम समय लगता है। ई उ री, ये क्या होते हैं, ह्रस्व स्वर वर्ण होते हैं, क्योंकि इसका उच्चारण हम बहुत जल्दी कर देते हैं, कम समय में कर देते हैं। अब दीर्घ स्वर वर्ण क्या होता है, तो दीर्घ स्वर वर्ण में आप देख सकते हो यहाँ पे आ, है ना, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ठीक है। और भी इसमें आते हैं, तो इसमें आ जाएंगे औ, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी दीर्घ स्वर वर्ण होते हैं। आप देखो ना, अ बोलते हो तो कम समय लगता है, और आ बोलो तो आ कम ज्यादा समय लग रहा है। ई बोलते हैं तो कम समय लगता है, और बड़ी ई इसको खींच के बोला जाता है। ऊ बोलते हैं तो कम समय लगता है, और इसको बोलते हैं ऊ री। ए खींच के बोल रहे हैं, ऐ ओ। तो जिस स्वर वर्ण को हम लोग ज्यादा खींच के बोलते हैं, लंबे समय तक बोलते हैं, उसे दीर्घ स्वर वर्ण कहा जाता है। और जिस स्वर वर्ण को हम लोग कम समय बोल देते हैं, ज्यादा खींच के नहीं बोलते हैं, उसे ह्रस्व स्वर वर्ण कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ रही होगी। चलिए, इसे अलग तरीके से दो तरीकों से और बांटा जाता है, इसको हम मिटा देते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आई होगी। अब इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, इसका अलग जो प्रकार होता है ना, इसको जैसे कि उच्चारण की दृष्टि से, है ना, इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला होता है सजातीय स्वर वर्ण, और दूसरा होता है विजातीय स्वर वर्ण। सजातीय स्वर वर्ण और विजातीय स्वर वर्ण, ठीक है। सजातीय स्वर वर्ण, ठीक है। और दूसरा होता है विजातीय स्वर वर्ण। सजातीय स्वर वर्ण और विजातीय स्वर वर्ण, ठीक है। चलो समझते हैं। अब सजातीय स्वर वर्ण में क्या हो गया, जैसे कि वैसा स्वर वर्ण जिसका हम उच्चारण एक स्वर में कर देते हैं, वैसा स्वर वर्ण जिसका हम उच्चारण एक स्वर में कर देते हैं, उसे सजातीय स्वर वर्ण कहा जाता है। जैसे अ आ, आप देखो ना, बोल के देखो, अ आ, है ना, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ये क्या होता है, सजातीय स्वर वर्ण होता है। इसका हम उच्चारण एक ही स्वर में कर देते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, सजातीय स्वर वर्ण कहा जाता है। अब देखते हैं विजातीय स्वर वर्ण क्या होता है। विजातीय स्वर वर्ण, तो विजातीय स्वर वर्ण को देखो, हम बोलते हैं अ ई, मतलब इसको हम लोग जैसे अ बोलते हैं अलग तरीके से, और ई बोलते हैं अलग तरीके से। अ कैसे बोलते हैं, अलग तरीके से, और ई बोलते हैं अलग तरीके से, यानी इसका उच्चारण हम दो तरह से करते हैं, अ ई, है ना। अब यहां पर देखो ना, आ ई, है ना। अब उसके बाद से क्या हो जाएगा जी, ऊ ओ, है ना, उसके बाद ऊ ओ। अब देखो ये क्या होता है, ये जितना हम यहाँ पे लिखे हैं, ये सभी क्या है,
विजातीय स्वर वर्ण है, क्योंकि इसका उच्चारण हम दो तरह से कर रहे हैं और इसका उच्चारण एक ही तरह से कर रहे हैं, यानी एक ही स्वर में कर दे रहे हैं, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा, जिसका उच्चारण हम एक ही तरह से कर देते हैं वो होता है हमारा सजातीय स्वर वर्ण, और जिसका उच्चारण हम दो तरीके से करते हैं उसे हम लोग कहते हैं विजातीय स्वर वर्ण। तो मैंने आपको बताया कि स्वर वर्ण के बारे में कि स्वर वर्ण क्या होता है। तो मैंने बताया था कि जिस वर्ण का उच्चारण स्वयं होता है उसे कहा जाता है स्वर वर्ण। जिस वर्ण का उच्चारण कैसा होता है, स्वयं होता है, उसे क्या कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण को दो भागों में बांटा गया है, पहला ह्रस्व स्वर वर्ण और दूसरा दीर्घ स्वर वर्ण। ह्रस्व स्वर वर्ण किसे कहते हैं, जिस आप ह्रस्व स्वर वर्ण को बोल सकते हो, जैसे कि अ, छोटी, छोटा उ, री, इसको हम लोग बोलते हैं ह्रस्व स्वर वर्ण। क्या कहते हैं इसे, ह्रस्व स्वर वर्ण, क्योंकि जब आप इसको बोलते हैं तो बहुत कम समय में बोल देते हैं, ज्यादा समय नहीं लगता है। अब उसके बाद से मैंने आपको बताया था दीर्घ स्वर वर्ण। दीर्घ स्वर वर्ण क्या होता है, जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर वर्ण से ज्यादा समय लगता है उसे दीर्घ स्वर वर्ण कहा जाता है। जैसे कि आ हो गया, बड़ी ई हो गया, ऊ हो गया, ओ हो गया, ओ हो गया, ए हो गया, ए हो गया, ये सभी क्या होता है, दीर्घ स्वर वर्ण होता है। क्या होता है, ये सभी दीर्घ स्वर वर्ण होता है। अब देखो, इसे हम लोग अलग तरीके से अन्य दो भागों में भी बांटे हैं, पहला सजातीय स्वर वर्ण और दूसरा विजातीय स्वर वर्ण। यानी उच्चारण के आधार पर इसे हम दो भागों में बांट सकते हैं, जिसको हम एक ही लय में उच्चारित कर सकते हैं, जिसका उच्चारण हम मात्र एक तरीके से करते हैं उसे बोलते हैं सजातीय स्वर वर्ण। जैसे कि अ आ, ई उ ऊ, ये क्या होता है, हमारा सजातीय स्वर वर्ण होता है, और जिसका उच्चारण हम दो तरीके से करते हैं, जैसे कि अ ई, आ ई, ऊ ओ, ऊ औ, ये क्या होता है हमारा, ये हमारा हो जाता है विजातीय स्वर वर्ण। मैं आपको एक और चीज बता दूं कि कभी कभी आपको एग्जाम में पूछता है कि ये जो स्वर वर्ण होते हैं वो कितने होते हैं, तो स्वर वर्णों की जो टोटल संख्या होती है वो 11 होती है। स्वर वर्ण की टोटल संख्या कितनी होती है जी, तो 11 होती है। व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण क्या होता है या व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, तो आप इसको परिभाषित कर सकते हैं कि जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है उसे व्यंजन वर्ण कहा जाता है। आप जैसे देख लो, जैसे मैं आप यहाँ पे लिख सकते हो क, आप क लिखते हो तो क में आप कहोगे सर इसमें स्वर वर्ण कहाँ है, तो जब आप क लिखोगे ना, इसको तोड़ोगे तो यहाँ पे आपको ये हो जाएगा क, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका ध्वनि हो गया और ये आपका हो गया स्वर वर्ण। जब अ को हम क में मिला देते हैं तो हमारा ये क हो जाता है। अब ख देख लो, ख, ठीक है, तो इसको आप तोड़ोगे तो ये ऐसा हो जाएगा अ। देखो, इस अ के बिना इसका कोई अस्तित्व नहीं है। अगर ये अ इसमें से हटा दे तो हम इसको ख उच्चारण कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये आधा हो गया, और आधा का क्या उच्चारण हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। आप देख लो यहाँ पर आप ग ऐसे लिखते हो, लेकिन अगर हम ग को तोड़ते हैं तो आपको ये मिलता है, अ मिलता है। तो जितने व्यंजन वर्ण होते हैं उनके उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता ली ही जाती है। बिना स्वर वर्ण के व्यंजन वर्ण हो ही नहीं सकते, यानी व्यंजन स्वर वर्ण के को हटा दे हम तो इसका कोई अस्तित्व नहीं है, इसके बिना ये अधूरा है। स्वर वर्णों के बिना व्यंजन वर्ण अधूरा है। तो आप समझ गए होंगे कि व्यंजन वर्ण क्या होता है। आप कह सकते हैं, इसका परिभाषा आप एग्जाम में अच्छे से लिख सकते हैं कि जिस वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है उसे व्यंजन वर्ण कहा जाता है। याद रहेगा, आप लोगों को याद रहना चाहिए। अब हम समझते हैं व्यंजन वर्ण के प्रकार। व्यंजन वर्ण के प्रकार यहाँ पे हम समझते हैं व्यंजन वर्ण के प्रकार। आप लोगों को मैं बस थोड़ा हिंट दे रहा हूं बाबू, आप लोग किताब पढ़ना, ये YouTube से आप पढ़ सकते हैं तो बस थोड़ा सा आपको हिंट मिल जाता है, लेकिन अच्छा जानकारी आपको किताबों से मिलेगी, इसलिए आप किताब को पढ़िएगा। बस ये थोड़ा सा आपके हिंट के लिए है कि आप आगे बढ़ें। इसमें जो पॉइंट क्लियर नहीं होती है वो पॉइंट क्लियर करने के लिए बताई जाती है, ठीक है। तो व्यंजन वर्ण को 5 भागों में बांटा गया है। पहला जो होता है वो होता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श
स्पर्श क्या हो गया जी? अब पहला हो गया आपका स्पर्श व्यंजन, यहाँ पे गलत लिख दिए हैं, स्पर्श व्यंजन हो गया स्पर्श व्यंजन। जो दूसरा है, दूसरा पहला स्पर्श व्यंजन हो गया और दूसरा कौन व्यंजन है? तो जो दूसरा है वो आपका है अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन। ठीक है। तीसरा जो है इसका प्रकार, तीसरा क्या है? तो तीसरा वो है ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। चौथा है, वो चौथा क्या है? चौथा है संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। चौथा क्या है? संयुक्त व्यंजन। और पांचवा क्या है? ये जो पांचवा है वो है द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन। ठीक है। तो ये हो गए व्यंजन के 5 प्रकार। व्यंजन के कितने प्रकार हो गए? ये 5 प्रकार। उम्मीद करता हूं कि आपको ये दिख रहा होगा। आप इसका एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट लीजिए और बारी बारी से हम लोग इसके बारे में विस्तार से जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं स्पर्श व्यंजन के बारे में कि स्पर्श व्यंजन क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। तो चलिए इसे मिटा देते हैं, है ना। यहाँ इतना मिटा देते हैं और हम लोग समझते हैं यहाँ पे स्पर्श व्यंजन का सबसे पहले हम लोग परिभाषा समझते हैं। तो जिस व्यंजन का उच्चारण मुख, जिस व्यंजन का उच्चारण मुख के, है ना, किससे, या तो कंठ हो गया, मूर्धा हो गया, तालु हो गया, दंत हो गया, ओष्ठ, इनसे होता है। यानी कभी होंठ के सटने से होता है, कभी कंठ से होता है, कभी तालु से होता है, कभी मृधा से होता है, तो उसे कहा जाता है स्पर्श व्यंजन। आप इसको अपनी भाषा में भी इसको परिभाषित कर सकते हैं कि जिस व्यंजन के उच्चारण में हमारे मुख का कोई ना कोई भाग स्पर्श करता है उसे स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। इनकी कुल संख्या कितनी होती है? तो स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या होती है 25। कितनी संख्या होती है? 25। जैसे कि पहला होता है ना, पहला क वर्ग, क वर्ग। अभी क वर्ग में क्या आते हैं? तो क वर्ग में आपका क, ख, ग, घ, अंग। क, आप बोल के देखो, क, ख, ग, घ, अंग। इनका उच्चारण किससे होता है? तो इनका जो उच्चारण होता है कंठ से होता है। किससे होता है? उनका, इनका उच्चारण कंठ से होता है। कंठ कहाँ होता है? तो ये वाला जो पार्ट होता है ना, कंठ। आप इसको बोल के देखो, क, ख, ग, घ, अंग। आप देखो लिप्स हो गया, यानी जो होंठ है, जीभ है, तालु है, ये कहीं नहीं सट रहा, एकदम अंदर से। ये जो प्राण वायु है ना, ये अंदर से निकल रही है, यानी कंठ से इसका उच्चारण होता है। इसलिए आप याद रखिएगा कि जो कवर्ग होता है, जितने कवर्ग में जितने भी व्यंजन होते हैं उनका उच्चारण किससे होता है? कंठ से होता है। अब कवर्ग के बाद क्या आता है? च वर्ग, च वर्ग। अब चवर्ग में कौन कौन आते हैं? तो चवर्ग में देख लो, च, छ, ज, झ, इय। च, छ, ज, झ, इय। ठीक है। च, छ, ज, झ, इय। ठीक है। तो चवर्ग में इनका उच्चारण किससे होता है? तालु से, तालु। चवर्ग के जो भी व्यंजन होते हैं इनका उच्चारण किससे होता है? तालु से। बोल के देखो, च, छ, ज, झ, इय। जो जीभ है ना ऊपर वाले हिस्से में सट रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं तालु, यानी उससे उच्चारण होता है। इसीलिए इसे कहा जाता है कि इसका उच्चारण किससे होता है? तालु से होता है। चवर्ग का उच्चारण किससे होता है? तालु से होता है। अब उसके बाद आता है तीसरा जो होता है ना, वो होता है ट वर्ग, ट वर्ग। अब ट वर्ग में क्या क्या आता है? तो ट वर्ग में ट, ठ, है ना, ड, ढ, अण। ट, ठ, ड, ढ, अण। इसका उच्चारण मृधा से होता है। किससे होता है? मृधा से होता है। ठीक है। मृधा से इसका उच्चारण होता है। अब ये मृधा कहाँ होता है? तो जो नाक होता है, तालु के बीच में जो हिस्सा होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं मृधा। जैसा बोलते हो ट, ठ, ड,
ढ अण। अब देखो ऊपर से थोड़ा सा दबाव पड़ रहा है, नीचे से थोड़ा सा दबाव पड़ रहा है, और बीच में जो पार्ट है उससे इसका उच्चारण होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मृधा। क्या बोलते हैं? मृधा बोलते हैं। तो ट वर्ग का उच्चारण किससे होता है? मृधा से होता है। किससे होता है ट वर्ग का उच्चारण? मृधा से होता है। अब इसका जो चौथा है, चौथा ये क्या है जी? ट वर्ग के बाद से क्या है? त वर्ग। देखो त वर्ग, त वर्ग में क्या आता है? त, थ, द, ध, न। त, थ, द, ध, न। इसका उच्चारण किससे होता है? दांत से। दंत आप कह सकते हो या दांत कह सकते हो। आप बोल के देखो त, थ, द, ध, न। ये जो जीभ है ना, ये दांत से दबा रहा है। जीभ किससे दबा रहा है? दांत से दबा रहा है। इसलिए कहा जाता है कि जो त वर्ग होता है इसका उच्चारण किससे होता है? दंत से। किससे होता है? दंत से या दांत से। और अगला है जिसको हम लोग बोलते हैं प वर्ग। क्या कहा जाता है? प वर्ग। अब प वर्ग में क्या होता है? प, फ, ब, है ना, भ, म। अब इसका होता है उच्चारण ओष्ठ से। किससे होता है? ओष्ठ, ओष्ठ से होता है। किससे होता है बाबू? ओष्ठ से इसका उच्चारण। आप देखो ना, बोल के देखो, जैसे बोलते हैं प, तो ये जो ऊपर वाला लिप्स और नीचे वाला लिप्स, यानी ऊपर वाला ओठ और नीचे वाला ओष्ठ, ये दोनों आपस में सट रहा है। क्या हो रहा है? सट रहा है। जैसे बोलो प, फ, ब, भ, म। आप बिना लिप्स को सटाए इसका उच्चारण कर ही नहीं सकते हो। इसलिए इसका उच्चारण किससे होता है? ओष्ठ से होता है। तो देखो एक क वर्ग में कितने व्यंजन है? 5। च वर्ग में 5 व्यंजन, और ट वर्ग में 5 व्यंजन, त वर्ग में 5 व्यंजन, और प वर्ग में 5 व्यंजन। इसकी कुल संख्या कितनी हो जाती है? इसकी कुल संख्या हो जाती है 25। तो याद रखिएगा कि इसी को कहा जाता है अस्पर्श व्यंजन। क्या कहा जाता है? अस्पर्श व्यंजन कहा जाता है। आप ट्रिक याद रखिएगा, क वर्ग का उच्चारण कंठ से, है ना, च वर्ग का उच्चारण तालु से, त वर्ग का उच्चारण मूर्धा से, त वर्ग का उच्चारण दांत से या दंत से, प वर्ग का उच्चारण ओष्ठ से। याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। आप 2-3 बार इसको याद कर लोगे, 2-3 बार मेमोराइज कर लोगे, तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, कभी भूलोगे नहीं। जब भी आपको समय मिले तो याद करना, क वर्ग का उच्चारण किससे होता है? कंठ से होता है ना। च वर्ग का उच्चारण किससे होता है? तालु से होता है। ट वर्ग का उच्चारण किससे होता है? मृधा से होता है। त वर्ग का उच्चारण किससे होता है? दांत से होता है। और प वर्ग का उच्चारण किससे होता है? ओष्ठ से होता है। किससे होता है? ओष्ठ से होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई होगी, क्योंकि आप जितना व्यंजन वर्ग का इसमें उच्चारण किए हैं, सबका उच्चारण किसी न किसी भाग से हो रहा है। यानी कंठ से हो गया, मृधा से हो गया, दांत से हो गया, तालु से हो गया, ओष्ठ से, किसी न किसी से उच्चारण हो रहा है। इसलिए इसे कहा जाता है अस्पर्श व्यंजन। क्या कहा जाता है? अस्पर्श व्यंजन कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आई होगी। अब चलिए आगे हम लोग देखने वाले हैं। इसमें आगे हम लोग देखेंगे अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ये कौन सा व्यंजन होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। अंतःस्थ व्यंजन में आप यहां पर देख लो, यहां पे जो 2 नंबर है वो है अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन इसे कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर देखो य, र, ल, व, ये जो 4 व्यंजन हैं, इन चारों व्यंजन को कहा जाता है अंतःस्थ व्यंजन। आप यहां पर देखो, ये य हो गया और ये व हो गया, इसको अर्ध स्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्ध स्वर कहा जाता है, क्योंकि आधा स्वर से इसका उच्चारण होता है। इसमें स्वर मिला होता है, इसलिए इसे कहते हैं हम लोग अर्ध स्वर। क्या कहते हैं जी? इसे अर्ध स्वर कहते हैं। अब इसमें आप देखो कि ये जो य, र, ल और व है, इसे अंतःस्थ व्यंजन क्यों कहते हैं? तो इसे अंतःस्थ व्यंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो इसका उच्चारण होता है, जीभ, तालु, दांत और ओष्ठ के परस्पर सटने से होता है। यानी इसका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और जो ओष्ठ होते हैं ना, इसके परस्पर सटने से होता है। जैसा बोलते हैं य, है ना, र,
तो र बोलते हैं तो जीभ होते ऊपर चला जाता है, ल जीभ दांत से सट रहा है, व ओष्ठ थोड़ा सा सट रहा है, यानी जीभ तालु दांत से परस्पर सटने की वजह से इसका उच्चारण होता है, इसलिए बोला जाता है इसे अंतःस्थ व्यंजन। इसकी कुल संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। इनकी कुल संख्या कितनी होती है जी? अंतःस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है। समझ में आई? एक बार और समझो, अंतःस्थ व्यंजन किसे कहा जाता है? तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि जिस व्यंजन का उच्चारण जीभ तालु दांत और ओष्ठ के परस्पर सटने से होता है उसे अंतःस्थ व्यंजन कहा जाता है। जैसे कि य र ल व, य और व को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्ध स्वर। अब इसके बाद से हम लोग समझते हैं ऊष्म व्यंजन। क्या समझेंगे हम लोग? ऊष्म व्यंजन के बारे में समझने वाले हैं। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन जैसे यहां पे होगा श, श ना, स और ह। देखो इसमें मैं आपको 3 तरह से स, ये तालव्य स है, ये मूर्धन्य स है और ये दंत स है। इसको बोलते हैं श, इसको बोलते हैं स, इसको श। देखो श, इसको खींच के बोलता है श, स, स, श, स, श। इसको आराम से, और इसको बोलते हैं हम लोग ह। क्या बोलते हैं? ह। आप इसको बोल के देखो, बोलते हो श, स, श, ह। आप बोलते हो तो गर्म वायु अंदर से बाहर निकलती है। क्या निकलती है? गर्म वायु अंदर से बाहर निकलती है, इसलिए इसे कहा जाता है ऊष्म व्यंजन। क्या कहा जाता है इसे? ऊष्म व्यंजन कहा जाता है, यानी ऊष्मा निकलती है इसे। थोड़ा बोल के देखो, जैसे श, श, स, श, ह। ह बोलते हो तो देखो हल्का हल्का गर्म वायु निकलती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन। इसकी भी कुल संख्या कितनी होती है? इसकी भी कुल संख्या होती है 4, है ना? कितनी होती है जी? 4। अब उसके बाद से जो चौथा व्यंजन वर्ण है वो होता है संयुक्त व्यंजन। कौन? संयुक्त व्यंजन। कौन व्यंजन जी? संयुक्त व्यंजन। ठीक है, ये संयुक्त व्यंजन क्या होता है? तो देखो संयुक्त व्यंजन में आप देख लो छ, त्र, ठीक है, ज्ञ, है ना, और ये श्र, ये 4 इसमें भी होते हैं, 4। अब इसको संयुक्त व्यंजन क्यों कहा जाता है? संयुक्त व्यंजन इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो होते हैं ना, मूल वर्ण नहीं होते। क्या होते हैं? ये मूल वर्ण नहीं होते हैं, और इसकी जो रचना होती है 2 व्यंजनों से होती है। जैसे आप देख सकते हो छ, यहाँ पे देखो छ जब आप लिखते हो तो छ में कौन कौन सा है जी? आप देखो क है, आधा क है, और ये श है। क्या है? क है और स है, आपस में मिल करके किसका निर्माण करते हैं? छ का निर्माण करते हैं। यानी 2 व्यंजनों के मेल से ये बनता है, इसलिए इसे कहा जाता है सॉरी, इसे क्या कहते हैं हम लोग? संयुक्त व्यंजन। अब त्र देख लो, त्र, जब आप त्र बोलते हो तो त्र में क्या होता है? त होता है और र होता है, यानी 2 व्यंजनों के मेल से ये त्र बनता है, इसलिए इसे कहते हैं संयुक्त व्यंजन। आप ज्ञ देखो ना, आप जब ज्ञ लिखते हो तो ज्ञ में क्या होता है? देखो तो ज्ञ में आपका होता है ज और ये होता है य, तब जाके बनता है ज्ञ। आप स्र लिखते हो, स्र, तो स्र में क्या होता है? स्र में देख लो यहाँ पे तालव्य श होता है और यहाँ पे र होता है, तब जाकर के इसका निर्माण होता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? संयुक्त व्यंजन। जैसे छ, त्र, ज्ञ, स्र, ये क्या हो जाते हैं जी? संयुक्त व्यंजन हो जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। अब चलिए मैं आपको आगे बताता हूं, और लास्ट है वो है द्विगुण व्यंजन। कौन व्यंजन है? द्विगुण व्यंजन। चलिए समझते हैं द्विगुण व्यंजन, और ये 5वां है, द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन किसे कहते हैं? चलिए तो देखो आपका हो गया ड और ये ढ, है ना, ड ढ को क्या कहते हैं हम लोग? द्विगुण व्यंजन। जब हम ड में और ड में देखो ड ढ में हम नीचे बिंदु लगा देते हैं तो ये क्या हो जाते हैं? द्विगुण व्यंजन हो जाते हैं। और इनका जो प्रयोग होता है ना, कभी भी शब्दों के बीच में होता है। जैसे कि आप देख लो प ढ ना, ये देखो ड, है ना, ये ढ,
जब नीचे बिंदु लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, ढ। क्या हो जाएगा, ढ। ये ड है और ये बिंदु लगा दिए तो क्या होगा, अड़। क्या होगा, अड़। क्या होगा, अड़। जैसे ये हो गया पढ़ना। अब यहाँ पे ल ड़ ना बीच में है कि नहीं, कभी भी इन दोनों व्यंजनों का प्रयोग कहाँ होता है, शब्दों के बीच में होता है। जब ये शब्दों के शुरू में होते हैं तो यहां से हम बिंदु को हटा देते हैं। जैसे आपको लिखना होगा ढोलक, ढोलक हो गया, ढोलक। क्या हो गया जी, ढोलक हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको यह समझ में आया होगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा क्योंकि अभी एक क्लास और लेंगे तो व्यंजन वर्ण को हम समाप्त करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें, खूब पढ़ें, अच्छे से मन लगाएं और अपने सेहत का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।